कल्पना कीजिए एक ऐसे सुपर हीरो की जिसके पास कोई जादुई ढाल नहीं है या कोई उड़ने वाला लबादा नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब उसका जो हथियार है ना वो है एक पेन, और उसकी सबसे बड़ी सुपर पावर है किताबें पढ़ना। अरे वाह, ये उपमा तो बहुत ही दिलचस्प है ना? तो आज के इस डीप डाइव में हम घर घर बाबा साहेब नाम के जो स्रोत हैं उनका गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमारा लक्ष्य ये है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें हम सम्मान से बाबा साहेब कहते हैं, उनके जीवन और उनके जो विचार हैं उनको इतने सरल और रोचक तरीके से समझा जाए जैसे हम किसी मिडिल स्कूल के छात्र को कोई जटिल बात एक कहानी के रूप में समझा रहे हो। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। और देखिए, जब हम इस विषय पर बात कर रहे हैं ना, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चर्चा केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति की जीवनी के बारे में नहीं है। ये दरअसल उस इंसान के बारे में है जिसने उन नियमों को, मेरा मतलब है हमारे संविधान को, लिखा जिनसे आज हमारा देश चलता है। एक पूरी व्यवस्था को समझने की बात है ये। सही बात है। और जीवन में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी होता है कि पुराने नियम कितने गलत थे। बिल्कुल सही कहा। तो इसे समझने के लिए मैं एक उपमा देती हूँ। सोचिए कि स्कूल में लंच ब्रेक चल रहा है ना। हाँ, लंच ब्रेक है। और सबको बहुत जोरों की प्यास लगी है, लेकिन एक बच्चे को वाटर कूलर छूने की सख्त मनाही है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक खास परिवार में पैदा हुआ है। ये सुनकर ही कितना अजीब लगता है। वही तो, मतलब ये कोई आम स्कूल बुलिंग थोड़े है। स्रोतों में सतारा के गवर्नमेंट हाई स्कूल का एक बहुत ही परेशान करने वाला किस्सा दिया गया है। हाँ, वो टाट पट्टी वाला किस्सा, राइट? जी। युवा भीमराव को कक्षा में बैठने के लिए अपने घर से अपना बोरा, यानी वो जो टाट पट्टी होती है ना, वो खुद लेकर जाना पड़ता था। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये कोई आम बदमाशी नहीं थी। ये उस समय की जाति व्यवस्था नाम की एक बहुत गहरी सामाजिक बीमारी थी। एक संस्थागत चीज थी। एकदम सही। और पानी वाला जो नियम था वो तो और भी ज्यादा दर्दनाक था। हाँ, मैंने स्रोत में पढ़ा, मतलब वो स्कूल का नल नहीं छू सकते थे। स्कूल का जो चपरासी था वो ऊपर से पानी डालता था, तब जाके वो पानी पी पाते थे। हाँ, और स्रोत की वो लाइन, चपरासी नहीं तो पानी नहीं। बाप रे। चपरासी नहीं तो पानी नहीं। सोचिए उस छोटे बच्चे के दिमाग पर इसका क्या असर होता होगा। अगर चपरासी छुट्टी पर है तो उस दिन पानी ही नहीं मिलेगा। उन शुरुआती कड़वे अनुभवों ने ही उनके मन में इस पूरे खराब सिस्टम को जड़ से बदलने का बीज बोया था। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि जब खेल के नियम ही आपके खिलाफ हो तो आप कैसे जीतते हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। बट जब अगर हम इसे वीडियो गेम की भाषा में समझें तो आप गेम को हैक करने के लिए लेवल अप करते हैं, है ना? सबसे ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करते हैं। बहुत खूब। शिक्षा ही वो टूल था। पर मैं सोच रही थी, क्या बहुत सारी डिग्रियां पा लेने से उनके आसपास के लोगों का बर्ताव अचानक बदल गया था? देखिए, अगर हम स्रोतों पे नजर डालें तो उनकी शिक्षा का स्तर सच में हैरान करने वाला है। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पढ़ाई की। और आपको पता है उनके पास कुल कितनी डिग्रियां थी? कितनी? 32 डिग्रियां थी उनके पास। 32 डिग्रियां। अरे बाप रे, ये तो मतलब आज के जमाने में भी सोचना मुश्किल है। बिल्कुल। और लंदन में तो उनका किताबों का शौक इस कदर था कि स्रोत बताते हैं वो अपना पेट काटकर सिर्फ पाव रोटी खाकर पैसे बचाते थे। सिर्फ पाव रोटी? हाँ, ताकि वो किताबें खरीद सकें। उन्होंने वहां से 2000 से ज्यादा पुरानी किताबें खरीदी थी। ये तो ज्ञान के प्रति एक अलग ही लेवल का जुनून है। लेकिन मेरी बात वहीं आती है, क्या इस शिक्षा ने समाज का नजरिया बदला? यहीं पर वो कड़वी सच्चाई सामने आती है। शिक्षा ने रातों रात समाज की सोच को बिल्कुल नहीं बदला। और इसका सबसे बड़ा सबूत है बड़ौदा का वो संकल्प। वो 23 सितंबर 1917 वाली घटना। हाँ, बिल्कुल। सोचिए, वो इतने उच्च शिक्षित हो चुके थे, बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें अपना सेना सचिव मतलब मिलिट्री सेक्रेटरी बना दिया था, जो कि बहुत बड़ा पद है। बहुत बड़ा पद। लेकिन इसके बावजूद उन्हें किसी होटल में जगह नहीं मिली। एक पारसी धर्मशाला में रुके, लेकिन वहां से भी उन्हें निकाल दिया गया। ये तो मतलब इतनी बड़ी पोजीशन पर होने के बावजूद। हाँ, और स्रोत बताते हैं कि वहां से निकाले जाने के बाद वो सयाजी बाग गए और वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर वो फूट फूट कर रोए थे। ये सुनकर सच में बहुत बहुत दुख होता है। मतलब इतनी मेहनत से लेवल अप किया, लेकिन फिर भी वही भेदभाव। बिल्कुल। लेकिन देखिए,
वो रोना उनकी कमजोरी नहीं थी। हाँ, उस पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि वो जगह संकल्प भूमि बन गई। वहीं उन्होंने ठान लिया कि वो अछूतों के उद्धार के लिए अपना पूरा जीवन लगा देंगे। शिक्षा ने भली लोगों की सोच तुरंत न बदली हो, लेकिन उसने डॉक्टर अंबेडकर को लड़ने के लिए बौद्धिक हथियार जरूर दे दिए थे। एकदम सटीक बात कही आपने। हथियार मिल चुके थे, अब बस एक्शन का वक्त था। हाँ, मतलब अब ज्ञान इकट्ठा करने के बाद समय आ गया था अन्यायपूर्ण नियमों को सबके सामने चुनौती देने का। इसे ऐसे समझिए जैसे स्कूल के सारे बच्चे एक साथ मिलकर प्रिंसिपल ऑफिस चले जाएं। अच्छा। हाँ, और जाके बोलें कि देखिए लाइब्रेरी का दरवाजा अब हर एक छात्र के लिए खुलेगा, केवल मॉनिटर्स के लिए नहीं। बहुत बढ़िया उपमा है ये। और असल जिंदगी में ये घटना थी 20 मार्च 1927 का महाड़ सत्याग्रह। महाड़ सत्याग्रह, हाँ, जहाँ उन्होंने वो पानी वाला नियम तोड़ा था। बिल्कुल। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कैसे वो हजारों लोगों के साथ चौदार तालाब गए और वहां का पानी पीकर एक बेहद अमानवीय नियम को तोड़ दिया। लेकिन मतलब सिर्फ एक घूंट पानी पीना इतना बड़ा कदम कैसे बन गया? देखिए, ये सिर्फ एक घूंट पानी पीने की बात नहीं थी। ये मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स की एक बहुत बड़ी सार्वजनिक घोषणा थी। समझ रही हूँ। और इसके कुछ ही महीनों बाद 25 दिसंबर 1927 को उसी महाड़ में एक और बड़ी घटना हुई। उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया। मनुस्मृति का दहन? स्रोत इसके बारे में क्या बताते हैं? मतलब किसी किताब को जलाना तो बहुत बड़ा, बहुत चरम कदम लगता है। हाँ, ऊपर से देखने पर ऐसा लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, स्रोत के अनुसार मनुस्मृति वो किताब थी जो उस समय के भेदभाव और असमानता का समर्थन करती थी। अच्छा, तो वो पुरानी रूल बुक थी एक तरह से। बिल्कुल, वो भेदभाव की रूल बुक थी। उसे जलाना सिर्फ गुस्से का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट संदेश था कि ये जो पुरानी भेदभावपूर्ण सोच है, ये अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये तो भारत में एक पूरी सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी। एकदम सही। पुरानी रूल बुक को खारिज कर दिया गया था। तो अब नई रूल बुक बनाने की बारी थी। और जो इंसान बचपन में इस असमानता का सबसे ज्यादा शिकार हुआ, उसी ने पूरे देश के लिए समानता के नए नियम लिखे, हमारा संविधान। बिल्कुल, 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत। हाँ, लेकिन रुकिए, स्रोत पढ़ते समय मुझे एक चीज ने बहुत हैरान किया। हम सब उन्हें सिर्फ संविधान निर्माता के रूप में ही जानते हैं ना? ज्यादातर लोग यही जानते हैं, हाँ। पर इन दस्तावेजों से पता चलता है कि वो तो देश के मनी मैनेजर और इलेक्ट्रिसिटी प्लानर भी थे। मतलब ये मेरे लिए बिल्कुल नई जानकारी थी। हाँ, ये बहुत ही कम चर्चित पहलू है उनका। अर्थशास्त्र में उनका विजन बहुत बहुत स्पष्ट था। आज जिस भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को हम देखते हैं, उसकी स्थापना उनके ही शोध ग्रंथ द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी में दिए गए विचारों के आधार पर हुई थी। बाप रे, मतलब हमारे पूरे देश का पैसा जिस संस्था के इर्द गिर्द घूमता है, उसका बेस आइडिया उनका था। बिल्कुल, और सिर्फ पैसा ही नहीं, विकास के मामले में भी वो बहुत आगे की सोचते थे। दामोदर घाटी और हीराकुंड बांध जैसी जो बड़ी परियोजनाएं हैं। हाँ, हीराकुंड बांध, हमने भूगोल में पढ़ा है इसके बारे में। हाँ, तो इन परियोजनाओं में उनका बहुत बड़ा योगदान था। सोचिए, इससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिला और देश को बिजली। ये तो सच में कमाल है। मतलब वो देश की नींव के हर पत्थर को तराश रहे थे। इतना ही नहीं, महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने जो किया वो तो और भी ऐतिहासिक है। हिंदू कोड बिल है ना, मैंने स्रोत में इसके बारे में देखा। हाँ, हिंदू कोड बिल। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में उन्होंने ये बिल पेश किया था। हाँ। इसका मकसद महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देना और गोद लेने का हक दिलाना था, जो कि उस समय बहुत बड़ी बात थी। महिलाओं को तो कोई अधिकार ही नहीं थे। बिल्कुल। और आपको पता है, जब संसद में रूढ़िवादी ताकतों ने इसका विरोध किया और ये बिल पास नहीं हो पाया, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। सच में? मतलब सिर्फ इस बिल के लिए उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी? हाँ, क्योंकि उनके लिए महिलाओं के अधिकार सत्ता में बने रहने से कहीं ज्यादा जरूरी थे। वो सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, बल्कि महिलाओं, मजदूरों, मतलब उन्होंने तो मैटरनिटी लीव और काम के घंटे कम करने जैसे नियम भी बनवाए थे। ओहो, मतलब वो समाज के हर उस वर्ग के लिए लड़ रहे थे जो हाशिए पर था। बिल्कुल। लेकिन इतना सब करने के बाद भी जीवन के अंतिम पड़ाव में उन्होंने एक बहुत ही अलग रास्ता चुना। धम्मदीक्षा की बात कर रही हैं आप? हाँ, इसे समझने के लिए
मैं फिर से वो गेमिंग वाली उपमा इस्तेमाल करना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। ये कुछ ऐसा है कि आप एक ऐसे पुराने गेमिंग सर्वर को छोड़ रहे हैं जहां जहां कुछ खिलाड़ियों को हमेशा चीट कोड्स मिलते रहते हैं। सही है। और आप एक ऐसे नए सर्वर पर जा रहे हैं जहां सब शून्य से शुरू करते हैं और सब एकदम बराबर है। वाह, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया आपने। है ना? 14 अक्टूबर 1956 की बात है ये। नागपुर की दीक्षा भूमि में स्रोत बताते हैं कि लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। हाँ, और देखिए, ये अचानक लिया गया फैसला नहीं था। उन्होंने दशकों तक हिंदू धर्म के अंदर रहकर सुधार की कोशिश की थी। वो कालाराम मंदिर सत्याग्रह वाला वाक्य, राइट? एकदम सही। लेकिन जब उन्होंने देखा कि समाज की मूल मानसिकता बदल ही नहीं रही है, तब उन्होंने भारत की ही एक प्राचीन समानता पर आधारित परंपरा को चुना। बहुत है। और स्रोत में उन 22 प्रतिज्ञाओं का भी बहुत जिक्र है जो उन्होंने ली थी। हाँ, वो 22 प्रतिज्ञाएं बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप उन्हें पढ़ें तो वो अंधविश्वास को दूर करने और वैज्ञानिक सोच पर आधारित थी। मतलब वो सिर्फ धर्म नहीं बदल रहे थे, वो लोगों को मानसिक और सामाजिक आजादी दे रहे थे। बिल्कुल, वो अपने लोगों को एक नया वैचारिक ढांचा दे रहे थे जहां कोई जन्म से ऊंच नीच नहीं है। तो अगर हम इस पूरे चर्चा को समेटें तो ये सफर कितना अद्भुत है। मतलब टाट पट्टी पर बैठने वाले एक छोटे से लड़के ने अपनी शिक्षा और अपने संघर्ष के दम पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का पूरा आर्किटेक्चर ही तैयार कर दिया। सच में ये एक ऐसा सफर है जो सिखाता है कि अगर आपके अंदर पढ़ने का जज्बा है तो आप दुनिया का कोई भी सिस्टम बदल सकते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन इससे पहले कि हम आज की चर्चा खत्म करें, मैं स्रोतों से निकला एक बहुत ही गहरा विचार साझा करना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल बताइए। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लागू होने से ठीक पहले एक बहुत बड़ी चेतावनी दी थी। चेतावनी? कैसी चेतावनी? उन्होंने कहा था कि हम राजनीतिक रूप से तो एक व्यक्ति एक वोट, मतलब समानता के युग में प्रवेश कर रहे हैं। राजनीति में तो सब बराबर हो गए हैं। ठीक है। लेकिन हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में अभी भी भयंकर असमानता जिंदा है। ओहो, ये तो बहुत बहुत गहरी बात है। हाँ, उन्होंने आगाह किया था कि अगर इस असमानता को दूर नहीं किया गया तो ये लोकतंत्र के ढांचे के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। और आज भी अगर हम देखें तो ये बात कितनी सच लगती है। बिल्कुल। तो जाते जाते मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। अगर देश का कानून कहता है कि सब बराबर हैं, लेकिन लोगों के दिलों में और उनके दिमाग में आज भी भेदभाव जिंदा है, तो क्या सिर्फ एक अच्छी किताब यानी हमारा संविधान हमें सच में अपने आप एक आदर्श समाज बना सकती है? कि सोचने वाली बात है। हाँ, या फिर वो जो असली लड़ाई है वो अभी भी हमारे अंदर बाकी है। इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।